हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज अपन ने टेलीग्राम में जो क्विज़ का लिंक डाला था, तो उसी के क्वेश्चन पेपर का हल अपन देखते हैं। इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी का जिस टाइम पर टेस्ट पेपर था अपने चैनल पे, तो उसी की पीडीएफ है, तो उसी का सॉल्यूशन है। अपन देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि रेड डाटा बुक किसके लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, रेड डाटा बुक जो होती है ना, मतलब जो एक संस्था होती है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो IUCN द्वारा जो संकटग्रस्त प्रजातियां होती हैं, पादप प्रजाति, जंतु प्रजाति और कवक प्रजाति और कई प्रजातियों की जो सूची जारी की जाती है, उसको जो एक बुक होती है उसमें लिस्ट किया जाता है। तो उस बुक का नाम होता है क्या? रेड डाटा बुक। उस बुक का नाम क्या होता है? रेड डाटा बुक। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। चलो, एक और एक्स्ट्रा फैक्ट सुनो कि एक होती है ग्रीन डाटा बुक। तो ग्रीन डाटा बुक होती है पर्यावरण से संबंधित जो डाटा की जो जानकारी देती है ना अपने को, उसको अपन क्या बोलते हैं? ग्रीन डाटा बुक। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने को टिक लगा हुआ है वैसे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। वह पादप समुदाय जो किसी स्थान पर अनुक्रमण को प्रारंभ करता है, अर्थात किसी सक्सेशन को प्रारंभ करता है, तो उसे उसे बोलते हैं अपन पुरोगामी या फिर पायोनियर कम्युनिटी। पायोनियर मतलब किसी भी जो बंजर भूमि होती है वहाँ पर जो पहली वनस्पति लगती है उसको अपन क्या बोलते हैं? पायोनियर या फिर पुरोगामी समुदाय। और जो अंतिम में सबसे लास्ट में आते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्लाइमेक्स कम्युनिटी यानी कि चरम समुदाय। ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा पुरोगामी, तथा जो सबसे लास्ट में आता है उसको क्या बोलते हैं? चरम समुदाय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गॉस के प्रतिस्पर्धी बहिष्करण सिद्धांत में कहा गया है कि दो प्रजातियां, अर्थात जो गॉस का कंपैरेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था, तो उसमें कहा गया है कि यदि कोई दो निकट संबंधी जीव एक सीमित संसाधन के लिए क्या कंपटीशन दर्शाते हैं, तो एक साथ नहीं रह सकते, अर्थात उनका स्थान समान नहीं हो सकता है। अर्थात तो जहाँ रहते हैं वो स्थान समान नहीं हो सकता है, अर्थात उसको बोलते हैं निके। अर्थात उनका क्या समान नहीं हो सकता है? निके। तो अपना जो दूसरा ऑप्शन है, यदि वे एक ही स्थान पर रहते हैं तो वह सहवर्ती नहीं होते, अर्थात एक साथ नहीं रह सकते। कब? जब दो निकट संबंधी जीव किसी एक सीमित संसाधन के लिए प्रतिस्पर्धा दर्शाते हैं तो वह एक साथ नहीं रह सकते। ये बात किसने बोली थी? गोसेस ने। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है इसको सटीक दर्शाता है। एक बार में गोस का जो प्रिंसिपल है उसको फिर से रिपीट करता हूँ कि यदि दो निकट संबंधी जीव एक सीमित संसाधन के लिए प्रतिस्पर्धा दर्शाते हैं तो एक साथ नहीं रह सकते, अर्थात उनका निके समान नहीं हो सकता है। तो जो सेकंड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। अर्थात अगर मैं गोस के प्रिंसिपल को इन शॉर्ट में समझाऊँ तो वो बात ये है कि जब संसाधन सीमित होते हैं तो जो प्रतिस्पर्धी रूप जब संसाधन सीमित होंगे, मतलब कहने का मतलब जल, वनस्पति, भोजन आदि चीज़ जब सीमित होंगे, तो जो कम्पिटिटिव रूप से यानी प्रतिस्पर्धी रूप से मजबूत है, यानी कि जो सुपीरियर स्पीसीज है, वो जो कमजोर स्पीसीज को क्या कर देगी? ख़त्म कर देगी, अर्थात उसे क्या कर देगी? विलुप्त कर देगी। तो इन शॉर्ट में यही है गोस का प्रिंसिपल कि जब संसाधन सीमित होते हैं तो प्रतिस्पर्धी रूप से जो उत्तम जाति होती है तो दूसरी कमजोर जाति को क्या कर देगी? विलुप्त कर देगी। तो ये तीसरा क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास चौथा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सिंपल सी बात है कि ओजोन को जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक्चुअल में क्या होता है कि 1987 में कनाडा का एक शहर है मॉन्ट्रियल, वहाँ पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो उसमें ओजोन परत जो होती है उसको जो हानि पहुँचाते वाले जो पदार्थ होते हैं उनके उत्पादन को कम करने के लिए सम्मेलन था ये। तो ओजोन को निम्न, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ओजोन निम्नकारी पदार्थों को, मतलब जो ओजोन को कम करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ओजोन निम्नकारक पदार्थ। तो इनके उत्सर्जन को कम करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आयोजित किया गया था कनाडा का शहर मॉन्ट्रियल में, इसलिए इसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का नाम दिया जाता है। एक होता है क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल होता है ग्रीन हाउस गैस से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं अपन। किसी समष्टि में अबाधित जनन को, मतलब अनियंत्रित जनन क्षमता को क्या बोलते हैं? जैव। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए इस तरह के सवाल, ये काफ़ी सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन बढ़ते हैं अब 6 नंबर पे। इकोलॉजी शब्द किसने दिया? तो इकोलॉजी शब्द दिया है दोस्तों रेटर ने। इसके अलावा इकोलॉजी भी शब्द एक और वैज्ञानिक ने काम किया है, अर्नेस्ट हैकल ने। तो जब भी आ जाए ऑप्शन में तो आप ऑप्शन देके काम करना है कि रेटर लगाना है कि अर्नेस्ट हैकल लगाना है। तो अगर रेटर हैं तो रेटर लगाना है, अर्नेस्ट हैकल होता है अगर अर्नेस्ट हैकल लगाना है, क्योंकि सबसे पहले जो काम किया था ना इकोलॉजी, तो वो काम किया था किसने? रेटर ने। रेटर के बाद दूसरा वैज्ञानिक आता है हैकल, उसने भी इसने इकोलॉजी भी काम किया था। एक दिया ऊपर टेंसले, तो टेंसले ने काम किया था इकोसिस्टम पे, तो इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग टेंसले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास, मोटर वाहन के निर्माता में सबसे घातक
धातु प्रदूषण होता है प्लम्बियम, पीबी लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, एंडेमिक पादप क्या है? एंडेमिक का मतलब होता है दो वर्ड होते हैं, एक तो एंडेमिक और एक पेंडेमिक। आपने सुना होगा जो कोरोना क्या था, पेंडेमिक, मतलब विश्वव्यापी जो होता है उसे क्या बोलते हैं अपन, पेंडेमिक। तथा एक सीमित क्षेत्र में जो पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, एंडेमिक। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा दूसरा करेक्ट, क्या हो जाएगा, एंडेमिक। एंडेमिक के लिए क्या होता है, विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास, ऊर्जा के पैरामीटर हमेशा सीधे होते हैं, काफ़ी इजी सवाल था, आना चाहिए था ये। तो ये काफ़ी सिंपल सवाल था, ऊर्जा के पैरामीटर सीधे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, द्वितीय अनुक्रमण के संदर्भ में कौन सा एक कथन है? मतलब द्वितीय अनुक्रमण जब होता है ना, तो किसी ऐसी जगह पे होता है जहाँ पर मतलब पहले कोई ना कोई वनस्पति रही होती है, अर्थात जैसे कि कोई जले हुए वन हो गया, तो इस जगह इस तरह की जो, तो अपना ऑप्शन है कि द्वितीय अनुक्रमण सेकेंडरी सक्सेशन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यह एक नग्न चट्टान पर प्रारंभ होता है, नहीं। दूसरा ऑप्शन है, यह एक ऐसी जगह पर होता है जो वन विनाश के उपरांत उत्पन्न हुई हो, अर्थात यह सही है। मतलब वन विनाश मतलब तो कोई वन पहले वहाँ वनस्पति थी, उसकी जगह वो थोड़ा कुछ प्राकृतिक कारणों से नष्ट हो गई, तो वहाँ पर जो वनस्पति नहीं आएगी उसे बोल देंगे वन सेकंड सक्सेशन। तो यह यहाँ अपना ये करेक्ट हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। तो मैं कुछ बताऊँ आपको, द्वितीय सक्सेशन जो होता है, मतलब सेकेंडरी सक्सेशन की कुछ बातें सुनना ध्यान से। यह ऐसे क्षेत्र पे होता है जहाँ पर क्या हुआ, पहले में कोई वनस्पति या कोई जीवन मौजूद था। एक मिनट। तो यह ऐसे क्षेत्र पे होते हैं जहाँ पर पहले कोई ना कोई जीवन मौजूद था, क्योंकि वहाँ उसकी उस जो मृदा होती है, वो मृदा उसमें कार्बनिक पदार्थ उचित मात्रा में अवेलेबल होते हैं। तथा ये जो सक्सेशन होता है सेकेंडरी सक्सेशन यानी कि द्वितीय अनुक्रमण, ये प्राथमिक की अपेक्षा क्या होता है, काफ़ी तेज होता है, क्योंकि वहाँ पर ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थ अच्छे मात्रा में उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 11th नंबर का, कि भोजन प्रकाश, भोजन जन नहीं है, ये जल है, भोजन जल प्रकाश राजस्थान की सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा होती है जब समान मतलब एक ही प्रजाति के जीव पास पास में पाए जाएंगे, एक ही क्षेत्र में पाए जाएंगे, तो उस तरह का जो स्पर्धा, वहाँ पर स्पर्धा उच्च देखने को मिलेगी। तो अपना सबसे जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो इसके लिए करेक्ट है, क्योंकि पहला है अलग अलग आवास में पाई जाएगी, तो कहीं के लिए कंपटीशन है, कोई कंपटीशन रहेगा ही नहीं। दूर से संबंधित कोई जैसे कि जानवर में, बंदर में और गाय में कहीं का कंपटीशन, कोई कंपटीशन नहीं है, दोनों के अलग अलग तरह से अपने भोजन जल प्राप्त करते हैं। दूर से संबंधित अलग अलग कोई है ही नहीं, एक ही क्षेत्र में उगने वाली समीप संबंधित प्रजातियों में इसके लिए वो होता है कंपटीशन। तो 11th में आ जाएगा 4th नंबर का आंसर। नेक्स्ट है यूट्रिफिकेशन, क्या बताता है? यूट्रिफिकेशन होता है एक प्रकार का जल प्रदूषण, क्योंकि जब जल में वनस्पतियों के लिए अच्छे से कार्बनिक पदार्थ उपलब्ध होते हैं, तो वहाँ पर वो क्या करेगा, काफ़ी तीव्र गति से वृद्धि करती हैं। तो यूट्रिफिकेशन बताता है जलीय इकोसिस्टम में कम उत्पादन, नहीं। स्थलीय इकोसिस्टम में कम उत्पादन, नहीं। पहली बात तो यूट्रिफिकेशन जलीय इकोसिस्टम से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर पहला और चौथा में से आंसर होगा। तो कम उत्पादन आएगा ही नहीं, आएगा इसमें अधिक उत्पादन, क्योंकि जब कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा होंगे तभी तो वहाँ पर जो वनस्पति है उसकी मात्रा बढ़ती जाएगी और वो जल पोल्यूटेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, निम्न में से द्वितीयक प्रदूषक है। तो एक होते हैं प्राथमिक प्रदूषक और एक होते हैं द्वितीयक प्रदूषक। तो प्राथमिक प्रदूषक में कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस वगैरह आती है, और द्वितीयक प्रदूषक होती है जैसे कि पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट पेन और पर ऑक्सी बेंजोइल नाइट्रेट पीबीएन। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 द्वितीयक प्रदूषक में आएंगे अपने। और इसके अलावा एक और होता है द्वितीयक प्रदूषण ओजोन, तो बेड ओजोन जिसको अपन बोलते हैं। तो पेन और पीबीएन दोनों क्या, इसके अलावा ओजोन, तीनों क्या होते हैं, ये द्वितीयक प्रदूषक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर अपना 4th सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सहवहनी ऊतक यानी कि वेस्कुलर टिश्यू, मैकेनिकल टिश्यू एंड क्यूटिकल का ह्रास होना किसकी विशेषता है? यह हाइड्रोफाइट की विशेषता होती है। काफ़ी सिंपल सवाल है, आना चाहिए था आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं अब, नाइट्रिकारी बैक्टीरिया क्या करते हैं? नाइट्रिकारी बैक्टीरिया होते हैं जो कि मतलब नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं कोई भी नाइट्रोजनी पदार्थ को, जैसे कि अमोनिया को नाइट्रेट में ऑक्सीडेशन करना। तो इसके लिए पीछे जो बैक्टीरिया जिम्मेदार होते हैं, एक तो होते हैं नाइट्रोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। जो अमोनिया मिट्टी में जो अमोनिया पाया जाता है उसको पहले नाइट्रोमोनास नाइट्राइट यानी NO2 माइनस में कन्वर्ट करेगा नाइट्रोमोनास, फिर नाइट्रोबैक्टर नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करेगा। तो ये नाइट्रिकारी बैक्टीरिया जो होते हैं अमोनिया का नाइट्रेट में ऑक्सीडेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं 16 नंबर का, जब दो इकोसिस्टम एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं तो उस क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटोन। क्या कहलाता है वो क्षेत्र? इकोटोन कहलाता है।
मतलब जो इकोसिस्टम में जो कम्युनिटी होती है, परितंत्र में जो कम्युनिटी होती है, वो एक दूसरे को क्या करती है, ओवरलैप करती है, तो उसे क्या बोल देंगे अपन, इकोटोन। क्या बोल देंगे, इकोटोन। तथा साथ ही में इस इकोटोन क्षेत्र में जो जातियाँ पाई जाती हैं, उन जातियों को क्या बोलते हैं अपन, एज स्पीसीज। क्या बोलते हैं, एज, एक मिनट, क्या बोलते हैं, एज स्पीसीज, ये ठीक है, एज स्पीसीज बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, एज इफेक्ट बोलते हैं। तो अपने आंसर हो जाएगा, ये एज इफेक्ट का मतलब समझ में आ गया कि इकोटोन में जो स्पीसीज पाई जाती है उसको बोलते हैं एज स्पीसीज, तथा इस इफेक्ट क्या बोलते हैं, एज इफेक्ट। इकोटोन होता है कि जब दो इकोसिस्टम में के मध्य ओवरलैप होता है, तो उस ट्रांजिशन जो जोन होता है उसको क्या बोलते हैं, इकोटोन बोलते हैं। तो 16 का आंसर, ये भी इजी सवाल है, आ जाना चाहिए था आपको। यदि झील डीडीटी से संदूषित होते, डीडीटी एक प्रकार का क्या होता है कि जो मतलब किसी भी प्रदूषित जल में पाए जा, मतलब ये डीडीटी का छिड़काव करते हैं अपन, तो उसमें जो हायर कंज्यूमर होता है उसमें जाके ये जमा हो जाता है। तो हायर कंज्यूमर यहाँ पर कौन सा है, तृतीय उपभोक्ता। तो आंसर, क्योंकि जो सर्वोच्च उपभोक्ता होगा उसी में सब पदार्थों का जमाव पाया जाएगा, तो उस यहाँ सर्वोच्च कौन है अपने पास, तृतीय। तो इसका भी इजी सा सवाल है, आना चाहिए था आपको। अगला है अपने पास, सहयोगी अर्थात कोऑपरेशन का प्रकार, इसमें एक जीव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, दूसरा जीव अप्रभावित, यानी कि माइनस और जीरो वाला रिलेशन। तो वो होता है किसमें, एंटीबायोसिस या प्रतिजीविता, या फिर उसको बोलते हैं अमेंसेलिज्म। तो प्रतिजीविता या फिर एंटीबायोसिस, इसका आंसर सही है। इसके अलावा सबोजिता जो होता है, सबोजिता में क्या होता है कि एक को फायदा होता है, दूसरे को कोई फायदा नहीं होता है, अर्थात ना तो उसे फायदा होता है नहीं नुकसान। प्लस जीरो का रिलेशन क्या होता है, सबोजिता। अगला है सहोपकारिता, म्यूचुअलिज्म, ये प्लस प्लस का रिलेशन होता है। तो अगला होता है पैरासिस्टम, यानी कि परजीविता, ये प्लस माइनस का रिलेशन होता है। तो इसमें अपना क्या आंसर हो जाएगा, परजीविता लगा हुआ है, ठीक। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। ये भी इजी सवाल है। संरूपक अर्थात ऐसे जीव जो अपने आंतरिक वातावरण को बाहरी वातावरण के जब परिवर्तन आता है तो परिवर्तन लाते हैं, तो इन्हें क्या बोल देंगे अपन, कन्फर्मर या संरूपक। तथा ऐसे जीव जो बाहरी वातावरण में भी परिवर्तन आने के बाद भी अपने अंदर कोई परिवर्तन नहीं लाते, अर्थात अपने शरीर का वातावरण, टेम्परेचर, जो भी चीज़ें वो क्या करते हैं, स्थिर रहते हैं, तो क्या होते हैं वो नियामक। जैसे कि मानव होता है, तो मानव क्या होता है, नियामक होता है, क्योंकि बाहर जब परिवर्तन आएंगे तो अपनी बॉडी का टेम्परेचर 37 बना रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो कथन ए भी सही है और कथन बी भी सही है, अर्थात ए सही ठीक है, बी सही ठीक है, ए सही बी गलत ठीक, दोनों सही। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, दोनों सही वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ अपन बढ़ते हैं। ये सबसे अच्छा सवाल है, इसका मतलब इसमें 3-4 सवाल मैंने अच्छे डाले हैं, एक तो गोस वाला, एक ये वाला, एक दो सवाल और हैं जो मैंने अच्छे डाले हैं। तो ये है चरघातांकी मॉडल, यानी कि चरघातांकी मॉडल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल जो होता है, तो इसमें क्या होता है एक्चुअल में, एक मिनट स्टार लग गया इस पर। चरघातांकी मॉडल में क्या होता है कि ये मॉडल जो होता है, जो संसाधन असीमित होने पर मान्य होता है, पहली बात याद रखनी है। दूसरी बात, इस मॉडल में वातावरणीय प्रतिरोधकता मान्य नहीं होती है। तीसरी बात, जैविक मान्य नहीं होती। तीसरी बात क्या होती है कि जैविक विभव मान्य होता है। चौथी बात जो होती है कि इससे जो चरघातांकी जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का जो ग्राफ होता है वो कैसा आता है, जे शेप का आता है। यहाँ अपना यही है कि नेक्स्ट अपना जो यही भी विकल्प इसमें गलत है, क्योंकि जो एस शेप का नोक किसका होता है, जे शेप का होता है। एस शेप का जो होता है वो होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, उसमें एस आकार का पाया जाता है। तो ये आप इनको अच्छे से पढ़ना है, जो बताया मैंने चरघातांकी ग्रोथ मॉडल और लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, इनको अपने नोट्स में से या फिर बुक में से अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि सवाल जो मैंने बनाया ना इसी तरह का बनेगा। ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ के दो मॉडल है, एक तो चरघातांकी ग्रोथ मॉडल और एक होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। तो जो लॉजिस्टिक तो होता है सिग्मोइड यानी इस आकार का, और चरघातांकी जो होता है एक्सपोनेंशियल जो होता है वो जे शेप का होता है। तो इनको याद रखना। बाकी टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना अपना, पैसिफिक लर्निंग नाम से यूज़र नेम है, मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट, टेलीग्राम चैनल अपना, तो उसको ज़रूर ज्वाइन करें। ये अपना टेलीग्राम चैनल है, इसको ज़रूर ज्वाइन करें पैसिफिक लर्निंग नाम से। इससे कई तरह की क्विज़ेज़ आपको देखने को मिलेगी। तो थैंक यू बने रहने के लिए।